हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समसामयिकी शैक्षिक चिंतन का सेकंड पार्ट अपन डिस्कशन करेंगे और कुछ जो महत्वपूर्ण व्यक्ति तीसरे यूनिट में बच गए थे जिनका शिक्षा दर्शन हमने थर्ड यूनिट में डिस्कशन किया था। और भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका शिक्षा दर्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है, शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा वो ज़रूरी है, वो अपन इस चौथे यूनिट में पढ़ने वाले हैं। चौथा यूनिट आपका 13 नंबर का है। जाहिर सी बात है, 1 या 2 प्रश्न निबंधात्मक यहाँ से आने वाले हैं और छोटे प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। तो अच्छी प्रकार से सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ना है, ध्यान से वीडियो को देखना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और सेकंड पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर आप विजिट करिए, वहां से आप आसानी से यूनिट बाय यूनिट देख करके अपनी तैयारी को अच्छी कर पाएंगे। इस यूनिट में देखिए दोस्तों, पहला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है रूसो को लेकर के। रूसो का सामाजिक परिदृश्य की अपन बात करते हैं। इसमें देखिए, रूसो के समय समाज में 2 प्रमुख संस्थाएं भूमिका में रही है, एक तो चर्च रहा और दूसरा राज्य रहा। रूसो समाज को बंधन मानते थे, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, और उनका कहना था कि प्रकृति में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र है, समाज व्यक्ति की काल्पनिक तथा असत्य सोच की भ्रमपूर्ण दुनिया है। भ्रम समझते थे सबको। रूसो के समय में शिक्षा की जिम्मेदारी चर्च पर रही है। चर्च के अधीन शिक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, सभी बच्चों को समान गुणों से पोषित साधारण व्यक्ति मानते हुए ही शिक्षा दी जाती थी और उनकी शिक्षा होती थी। बच्चों को केवल चर्च द्वारा दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा का ही ज्ञान कराया जाता था और एक राजभक्त के रूप में उनको पैदा किया जाता था। सामाजिक बुराइयों में वर्ग भेद चरम सीमा पर था, जिसके कारण निम्न वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था न के बराबर थी। तो निम्न वर्ग वालों को शिक्षा नहीं मिलती थी इनके काल में। इसके बाद में आगे देखिए, रूसों का शिक्षा का स्वरूप की अपन बात करते हैं। रूसों ने अपने समय के राजनीतिक सामाजिक जो परिवेश हैं उसको ध्यान में रख करके शिक्षा का स्वरूप प्रस्तुत किया। रूसों ने निषेधात्मक शिक्षा के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया। निषेधात्मक से तात्पर्य नकारात्मक नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने से है। रूसों का कहना था कि वर्तमान शिक्षा मानव की मूल प्रवृत्तियों को नष्ट करती है, बच्चों को बड़े व्यक्ति के कर्तव्यों का बोध कराती है, जिसमें शिक्षक लगातार सुधार की बातें करते हैं। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। रूसों ने निषेधात्मक शिक्षा की व्याख्या उसकी करते हुए कहा कि बच्चों के शरीर का विकास शरीर के विभिन्न अंगों की ज्ञान प्राप्ति का माध्यम बनाया जाना चाहिए। तो ये रूसों के विचार आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में रूसों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में देखिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए उनके शरीर के विभिन्न अंगों का समुचित विकास करना परम आवश्यक है। दूसरा, मानसिक विकास। रूसों का मत रहा कि जब शरीर का विकास ठीक से होएगा तब हम बच्चे के शरीर की विभिन्न इंद्रियों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति में कर सकते हैं। तो मानसिक विकास भी जरूरी है, शारीरिक विकास भी जरूरी है। और तीसरा है भावनात्मक विकास। तो भावनात्मक विकास में देखिए, रूसों ने कहा कि विद्यार्थियों में भावनात्मक विकास में राष्ट्र प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, सहानुभूति व श्रम की भावना भी मुख्य रूप से होनी चाहिए। सामाजिक एवं राजनीतिक विकास में देखिए, रूसो राज्य सत्ता में विश्वास करते थे, इसलिए उनका यह भी मत रहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को जाने, जिससे वह अन्याय के विरुद्ध लड़ने की क्षमता पैदा कर सके। तो ये 4 प्रकार के आपको उद्देश्य यहाँ पर ध्यान रखने हैं विकास के तौर पर। इसके बाद में रूसो के अनुसार शिक्षण विधियों की अपन बात करते हैं। तो इसमें देखिए, रूसो ने विद्यार्थी की आयु वर्ग के आधार पर विभिन्न शिक्षण विधियों के निम्नलिखित रूप बताए हैं। शैशवावस्था व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास पर अधिक ध्यान होने के कारण रूसो ऐसी शिक्षण विधियों के उपयोग पर बल देते हैं जो शारीरिक विकास में अधिक उपयोगी हो। मतलब कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में जो मेन फोकस रहेगा वो आपके शारीरिक विकास को लेकर के रहेगा और इसमें मुख्य रूप से खेल विधि और नाटक विधि रहेगी। किशोर एवं युवावस्था जैसे छात्रों के लिए अवलोकन, वाद विवाद, खोज, अन्वेषण, प्रयोग, आगमन, निगमन, समस्या समाधान आदि विधियों का उपयोग रूसो ने बताया। तो ये शिक्षण विधियों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद में रूसो के अनुसार शिक्षक एवं विद्यार्थी संबंध के बारे में अगर प्रश्न आता है तो यहाँ पर कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं कि रूसो के अनुसार शिक्षक का कार्य विद्यार्थी को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराना है। बच्चों को आदेश या उपदेश देना शिक्षकों को मना किया गया। विद्यार्थी को विभिन्न क्रियाकलापों में सहयोग करना, समस्या समाधान में मदद करना तथा विद्यार्थी की गतिविधियों पर नज़र रखना शिक्षक की मुख्य भूमिका कही गई। रूसो का मानना था कि बच्चा प्रकृति की शुद्धतम देन है, इसलिए समाज अपने सामाजिक नियमों के बंधन में विद्यार्थी को न बांधे। तो ये कुछ बिंदु आपको रूसो के ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा स्वरूप के बारे में। इसमें देखिए, जॉन डीवी के अनुसार समाज और विद्यालय के बीच एक बड़ी खाई रही। इसका एक मुख्य कारण यह रहा कि विद्यालयों का स्वरूप समाज के बदलने पर नहीं बदला।
डीवी के अनुसार विद्यालयों को समाज के लघु रूप में विकसित किया जाना चाहिए। विद्यालय विद्यार्थी में सामाजिक गुणों का विकास करें। विद्यालयों का वातावरण घर जैसा हो। विद्यालय एक प्रयोगशाला के रूप में हो जहां विद्यार्थी को रुचि, इच्छा और जिज्ञासा के अनुरूप नए नए अनुभव प्राप्त हों तथा वह सत्य को जाने। इस प्रकार के विद्यालय को डीवी ने प्रगतिशील विद्यालय कहा। तो प्रगतिशील विद्यालयों के बारे में आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आपको पूछ सकता है कि प्रगतिशील विद्यालय क्या है, व्याख्या कीजिए, इस तरह से आ सकता है। फिर जॉन डीवी की व्याख्या करते हुए आपको ये सारा बातें बतानी है, या जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा स्वरूप के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो प्रगतिशील विद्यालय के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में जॉन डीवी का शैक्षिक दर्शन के बारे में अगर प्रश्न आता है, आपके महत्वपूर्ण है बिंदु, तो यहाँ पर देखिए जॉन डीवी का शैक्षिक दर्शन बहुत ही व्यवहारिक रहा। और आगे देखिए शिक्षा के संदर्भ में डीवी का कहना था कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा भावी जीवन के लिए तैयारी नहीं वरन स्वयं जीवन है। शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। डीवी का मानना था कि शिक्षा के दो भाग होते हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। शिक्षक को विद्यार्थी के लिए वातावरण में ऐसे परिवर्तन करने चाहिए जो उसके विकास में मददगार हो। तो ये यहाँ पर शैक्षिक दर्शन ध्यान रखना है। इसके बाद में शिक्षा के उद्देश्य डीवी के अनुसार समायोजन का उद्देश्य सामाजिकता का विकास करना, आर्थिक कुशलता का विकास करना, नैतिकता का विकास करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। तो ये उद्देश्य ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब बात करते हैं डीवी के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों को। पहला सिद्धांत है लचीलेपन का सिद्धांत, दूसरा है अनुभव का सिद्धांत, तीसरा है वास्तविक जीवन के क्रियाकलापों का सिद्धांत, चौथा है उपयोगिता का सिद्धांत, पांचवा है ज्ञान इकाई का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत भी आपको ध्यान रखने हैं डीवी के अनुसार। यहाँ पर इसके बाद में डीवी की प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत, प्रयोजनवाद के बारे में पूछता है तो सत्य की परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, क्रिया की उपयोगिता का सिद्धांत, सामाजिक व लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, परिणाम का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत आपके प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत आते हैं। इसके बाद में अब आता है डीवी के अनुसार शिक्षक, विद्यार्थी और अनुशासन में संबंध को लेकर के। तो जॉन डीवी ने शिक्षक को शिक्षार्थी से अधिक महत्व दिया है, क्योंकि उनके अनुसार अधिकांश अनुभव शिक्षार्थी को शिक्षक के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। तो शिक्षक सही रहेगा तो बच्चा शिक्षक का अनुसरण करेगा और अच्छी प्रकार से सीख पाएगा। तो यहाँ पर जो मेन फोकस किया गया है वो शिक्षक के माध्यम से किया गया है कि शिक्षक को ही उन्होंने अधिक महत्व दिया है। वातावरण का निर्माण करना, योजना बनाना, निर्देशन प्राप्त करना व निरीक्षण करना प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक के ही प्रमुख कार्य रहते हैं। तो शिक्षक को अधिक महत्व जॉन डीवी के द्वारा दिया गया। डीवी के अनुसार शिक्षार्थी को रटने के स्थान पर अनुभव, प्रयोग व अवलोकन द्वारा सीखने का प्रयास करना चाहिए। छात्र वातावरण में उपलब्ध सभी वातावरण की अध्ययन सामग्री से सीखने का प्रयास करे। अनुशासन को डीवी एक आंतरिक शक्ति कहते हैं। डीवी के अनुसार दंड के द्वारा अनुशासन संभव नहीं है, लेकिन बच्चों को उनकी जिज्ञासा अनुरूप ज्ञान प्राप्ति के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो ये बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं इवान इलिच का सामाजिक परिदृश्य। इसमें देखिए इवान इलिच के बारे में भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। इलिच के समय समाज की शिक्षा व्यवस्था चर्च के अधीन थी। इनमें विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। इलिच के अनुसार वर्तमान व्यवस्था गरीब लोगों के बजाय अमीर लोगों को अधिक लाभ पहुंचा रही है। इलिच कहते हैं कि कुछ विशेषज्ञ शिक्षा की पाठ्यचर्या को इस प्रकार से तैयार करते हैं जैसे पाठ्यचर्या बाजार में बिकने वाली वस्तु हो। शिक्षक बेचने वाला तथा विद्यार्थी जो शिक्षक है वो खरीदने वाला उपभोक्ता है। तो इस तरह से पाठ्यचर्या तैयार होती है। वर्तमान समय में जातिगत भेद भी बहुत अधिक देखने को मिलता है। इसलिए इलिच ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में विद्यालयी व्यवस्था को समाप्त करने की अवधारणा को प्रस्तुत किया ताकि शिक्षा अपने वास्तविक दायित्वों की ओर अग्रसर हो सके। तो इस तरह से ये बिंदु महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। इसके बाद में इवान इलिच के अनुसार शिक्षण विधियों की अपन बात करते हैं। तो इलिच ने ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करने के लिए कहा जो सहज, सरल और सरस हो, अर्थात सीखने की क्रिया पूर्णतः व्यवहारिक होनी चाहिए, जिसमें बच्चे को पूर्ण प्रतिभागी बनाएं और अवलोकन करें, प्रश्न पूछें, तर्क वितर्क करके उसको अवसर इतना प्राप्त होना चाहिए, तभी वो सही मायने में शिक्षण विधि रहेगी। तो ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अब हम बात करते हैं इवान इलिच के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर के। पहला उद्देश्य आता है समाज शिक्षा का उद्देश्य। समाज शिक्षा में देखिए शिक्षा समाज के प्रति बच्चे को उपलब्ध होनी चाहिए जिसमें सभी उम्र के बच्चे या व्यक्ति प्रवेश प्राप्त कर सकें। तो समान शिक्षा का उद्देश्य, समाज शिक्षा का उद्देश्य आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर ज्ञान हस्तांतरण का उद्देश्य, ज्ञानी व्यक्ति या संस्था ज्ञान अपने निजी संपत्ति न बना करके समाज के अन्य व्यक्तियों तक और छात्रों तक साझा करना चाहिए। तो ज्ञान हस्तांतरण का उद्देश्य भी मिलना चाहिए।
तीसरा है स्वतंत्रता का उद्देश्य, सभी बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होने चाहिए, बातचीत के अवसर प्राप्त होने चाहिए, शिक्षक व अन्य व्यक्तियों के समक्ष अपनी समस्या प्रस्तुत करने की भी उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये आपको उद्देश्य ध्यान रखना है। इसके बाद में चौथा उद्देश्य आता है संस्कृति के विकास का उद्देश्य। तो इलिच कहते हैं कि मशीनीकरण समाज पर हावी न हो, समाज का विकास उसकी अपनी संस्कृति के माध्यम से ही होना चाहिए। तो ये 4 उद्देश्य भी महत्वपूर्ण रहते हैं। और यहाँ पर इलिच की डी स्कूलिंग व्यवस्था प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है कि डी स्कूलिंग व्यवस्था क्या है। तो इलिच की डी स्कूलिंग व्यवस्था के बारे में भी आपको प्रश्न ध्यान रखने होंगे, अलग से प्रश्न आ सकता है। इलिच ने विद्यालय व्यवस्था को समाप्त करने की अवधारणा को प्रतिपादित किया। इलिच ने अपनी पुस्तक डी स्कूलिंग सोसाइटी, इनकी पुस्तक रही डी स्कूलिंग सोसाइटी के माध्यम से शिक्षा की विद्यालय व्यवस्था को व्यापारिक व्यवस्था माना। इसके अनुसार विद्यालयी शिक्षा एक ऐसा वर्ग पैदा करती है जो उपभोक्तावादी मानसिकता का होता है। इलिच कहते हैं कि इस तरह की शिक्षा व्यवस्था ने बच्चों का बचपन छीन लिया है, यह शिक्षा पद्धति पूर्णतः शिक्षित नहीं कर रही है। इलिच ने शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में ज्ञान का हस्तांतरण, स्वतंत्रता, जो संस्कृति है अपनी, इसके विकास को मुख्य स्थान यहाँ पर दिया है, प्रमुख स्थान दिया है। वे शिक्षा को समाज निर्माण का माध्यम मानते हैं। इलिच ने शिक्षक के 3 प्रमुख कर्तव्य बताए हैं, अभिभावक के रूप में, उपचारक के रूप में और प्रचारक के रूप में। तो ये 3 आपको कर्तव्य ध्यान रखना है। अभिभावक के रूप में किस तरह से बच्चे को ट्रीट करेगा, वो उपचारक बच्चे को जो समस्याएं आ रही हैं उनका उपचार किस प्रकार से करेगा, प्रचारक किस प्रकार से करेगा, प्रचार किस प्रकार से करेगा, जो भी बच्चे मतलब उनसे जुड़े बच्चे जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं वो करें। तो इस तरह से ये आपको तीनों बातें ध्यान रखनी है। और इसके बाद में पाउलो फ्रेरे के अनुसार मानुषीकरण की अपन बात करते हैं। पाउलो फ्रेरे भी महत्वपूर्ण रहता है, मानुषीकरण को लेकर के प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, पाउलो फ्रेरे भी आ जाता है। मनुष्यकरण का तात्पर्य मनुष्य से है। यहाँ मनुष्यकरण अर्थात मनुष्य होने का मतलब दूसरों के साथ में और दुनिया के साथ में संबंधों में जीना है। यह तभी संभव होएगा जब मनुष्य शिक्षा के द्वारा अपने आप को पहचाने, जिसके द्वारा वह अपनी क्षमता और स्वतंत्रता का आलोचनात्मक और सृजनात्मक रूप से उपयोग कर सके। तो ये बातें आपको मानुषीकरण में ध्यान रखनी है। इसके बाद में फ्रेरे के अनुसार शिक्षण विधि की अपन बात करते हैं। तो इसमें देखिए, फ्रेरे के अनुसार शिक्षण विधि, शिक्षण पद्धति समस्या प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिए। इस पद्धति के द्वारा विद्यार्थी मुक्तिदायी शिक्षा में सूचनाओं को ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि संज्ञान के क्रम में होते हैं, जैसे सोचना, चिंतन करना आदि होता है। फ्रेरे ने बच्चे के ज्ञान और अनुभव को भी सीखने की महत्ता दी है, जो वे अपने साथ लेकर के आते हैं। इसके अनुसार विद्यार्थी में आलोचनात्मक चिंतन का विकास संवाद द्वारा किया जा सकता है। यह एक ऐसा चिंतन है जो रूपांतरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। संवाद और चिंतन द्वारा ही मनुष्य का मानसीकरण संभव है। तो ये बिंदु कुछ महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं फ्रेरे के अनुसार पाठ्यक्रम को लेकर के। पाठ्यक्रम में देखिए, फ्रेरे ने कहा कि सीखने की प्रक्रिया विद्यार्थी के अपने अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में ही वस्तुएं शामिल होनी चाहिए जो वर्तमान में तथा प्रत्यक्ष रूप में मौजूद होनी चाहिए। उनके अनुसार शांति शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, नीति शास्त्र जैसे विषय पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर हो गए पाठ्यक्रम को लेकर के। और अब हम बात करते हैं फ्रेरे के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी संबंध को लेकर के। फ्रेरे ने शिक्षकों को संस्कृति कर्मी की श्रेणी में रखा है। उनके समझ में वह एक ऐसा व्यक्ति है जो सीखने की प्रक्रिया के तहत विद्यार्थियों से संवाद बनाता है। अध्यापक की भूमिका यह होती है कि वह विद्यार्थियों को उनके जीवन की ठोस परिस्थितियों और ज्ञान अर्जित करने की उनके सामर्थ्य की सीमाओं पर नियंत्रण दे। फ्रेरे के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो ये बिंदु यहाँ पर हो गए संबंध को लेकर के। अब हम बात करते हैं मकारेंको के अनुसार शिक्षा का स्वरूप। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एटेन मकारेंको प्रसिद्ध समाजसेवी व शिक्षा शास्त्री रहे हैं। इन्हें रूस की शिक्षा के जॉन डेवी कहा जाता है। रूस की शिक्षा का जॉन डेवी कौन है? मकारेंको, एटेन मकारेंको, ये ध्यान रखना है। मकारेंको के अनुसार शिक्षा किसी व्यक्ति के विकास व निर्माण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। बच्चे को शारीरिक दंड न देकर के समझने व सम्मान देने की आवश्यकता है। इन्होंने विद्यालयी शिक्षा के अतिरिक्त सम्मान व उत्पादक श्रम की बात कही है। इनके अनुसार शिक्षा का स्वरूप बाल केंद्रित, निदानात्मक एवं छात्रों के उचित मार्गदर्शन देने वाला उनको होना चाहिए। सामाजिकता, स्वतंत्रता तथा नैतिकता को इन्होंने जीवन का मुख्य गुण माना है। सामाजिकता, स्वतंत्रता और नैतिकता को इन्होंने जीवन का मुख्य गुण माना है। तो ये बिंदु यहाँ पर मकारेंको के शिक्षा स्वरूप में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मकारेंको की समूह आधारित शिक्षा के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें देखिए, मकारेंको ने समूह शिक्षा, कलेक्टिव एजुकेशन, समूह शिक्षा की अवधारणा की उत्पत्ति की है इन्होंने। और संग्रहित शिक्षा की अवधारणा के अनुसार
विद्यालय, समाज, विभिन्न संस्थाएं एवं इनकी जो संरचना है, स्वरूप है, जो परंपराएं हैं और जो तौर तरीके हैं, इन इस प्रकार से इनके होने चाहिए कि सभी एक साथ शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होने चाहिए। सामाजिक परिस्थितियां ही इनके सीखने का एक आधार स्तंभ हो। तो ये आपको समूह आधारित शिक्षा के बारे में ध्यान रखना है। मकारेंको की अवधारणा इन्होंने उत्पत्ति की है मकारेंको ने। मकारेंको के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों में देखिए 3 उद्देश्य महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। सामाजिक और नागरिकता का विकास, स्वतंत्रता की भावना का विकास, नैतिकता का विकास करना। तो ये 3 उद्देश्य महत्वपूर्ण तौर पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मकारेंको के अनुसार शिक्षण विधियों का अगर प्रश्न आए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मकारेंको शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक को मानते हैं, इसलिए इन्होंने व्यवहारिक शिक्षण विधियों पर अधिक बल दिया है। शिक्षण विधियों का चुनाव छात्र की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक विधियों का उपयोग अधिक हो जिससे ज्ञान एवं सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग हो सके। तो ये शिक्षण विधियों के जो सवाल हैं उनके अनुसार शिक्षण विधियाँ किस प्रकार से काम आती है तो वो आपने देखा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं मकारेंको के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी संबंध के बारे में इनके क्या विचार रहे। तो मकारेंको के अनुसार शिक्षक को ईमानदार, निष्ठावान होना चाहिए, तभी वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा। शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि किसी बच्चे के साथ में कुछ समस्याएं आ जाती हैं तब शिक्षक को सदैव शिक्षार्थी की मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से ये मकारेंको की कुछ आपको यहाँ पर बातें ध्यान रखनी है शिक्षक शिक्षार्थी संबंध के बारे में, और इनको रूस का जॉन डेवी कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से अपना ये चौथा यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझा है। आपको ये ध्यान रखना है कि तीसरा यूनिट और चौथा यूनिट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये दोनों साथ में ही हैं, आपको ये ध्यान रखना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में तीसरा और चौथा यूनिट है, जिसमें 13 नंबर का तीसरा यूनिट और 13 नंबर का चौथा यूनिट, टोटल दोनों यूनिट मिलाकर के 26 नंबर का मटेरियल होता है, जिसमें आपको विभिन्न जो शिक्षा शास्त्री है, विभिन्न जो दार्शनिक है, इनके शिक्षा के बारे में क्या विचार रहे हैं, इनके शिक्षा दर्शन, शिक्षा का स्वरूप, इनके शिक्षण विधियों के बारे में क्या विचार रहे हैं, मतलब कि शिक्षक शिक्षार्थी संबंध के बारे में इनके क्या विचार रहे हैं, क्या इन्होंने कहा है, उन सबको लेकर के ही है। आई होप आपने ठीक तरीके से सारी बातों को समझ लिया है। कोई डाउट समस्या रहे तो कमेंट करिएगा, और सेकेंड पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को अच्छी प्रकार से देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए, जहां से आप यूनिट बाय यूनिट सारे वीडियोस को देख करके अपनी एग्जाम तैयारी अच्छी कर पाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स को इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप मेरे पास मैसेज करेंगे। नाम मात्र की फीस में आपको सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ दे दी जाएगी, नोट्स पीडीएफ ओनली 59 रुपीज़ में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ में आपको कुछ मॉडल पेपर्स भी प्रोवाइड करवाई जाएंगे, जिनसे एग्जाम तैयारी आपकी और अच्छी हो पाएगी। काफ़ी स्टूडेंट को पेपर पास करने का डाउट है कि कहीं हमारे पेपर बैक ना रह जाए, तो ऐसा कोई डाउट आपको नहीं रखना है। जो भी नोट्स वीडियो चैनल पर आ रहे हैं उनको अच्छी प्रकार से क्लियर करना है, सभी बिंदुओं को समझने की कोशिश करनी है। और आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि एक बार पढ़ते ही आपको अधिकांश चीज़ें समझ में आ जाएगी, अधिकांश जो टॉपिक्स हैं वो याद हो जाएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। लाइक जरूर करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।